हेलो दोस्त, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई होने के आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान रीट लेवल 2। उसका टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। ये टेस्ट सीरीज कुल 60 प्रश्नों की होगी, तो इसमें कम से कम 20 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे हम। तो देखिए, अब 60 प्रश्न है। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठेगा। आपके कितने राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और प्रश्न भी बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। ऐसे नहीं है कि ये राज्य वर्ष कौन सा है, अब यानी नॉर्मल वाले प्रश्न नहीं, ये एग्जाम के आने लायक प्रश्न है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह हुआ, मैं आपको देखिए 3 सेकंड का समय दूंगा, आपको आंसर बताना है। फिर मैं बता दूंगा आंसर, कौन सा आंसर में आंसर होगा। तो 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? चरखा, खूनी, ध्वजा और बंदूक। तो देखिए, इसमें जो हुआ वो था 1923 में ध्वजा सत्याग्रह। ठीक है। अगला है, अफगानिस्तान के मामले में कुशल एकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई? तो देखिए, किस काल में शुरू हुई? तो याद देना, लॉर्ड एलनब्रो, इसमें कर देना आप। ठीक है। और किसने अपनाई? तो इसमें आ जाएगा सर जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी? यानी धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें आपको चारों में से बतानी है कि सर्वाधिक खानें कौन सी थी। आंसर किस हिसाब से देखिए, 1 2 3 1 2 3 2 3 4, यानी मीन्स कौन कौन सी थी सर्वाधिक तांबा देने वाली। तो इसमें आ जाएगा, देखिए सर्वप्रथम गुजरात भी आएगा, बिहार भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, लेकिन तमिलनाडु इसमें नहीं आएगा। तो आपके तीनों वाले आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला, ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहां 16 जलाशयों के अवशेष मिले हैं जिनमें कई चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं? यह रॉक सिटी आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण माना गया है। तो 16 जलाशयों की याद आते ही आपको सीधा करना है कौन सा? धौलावीरा। आगे चलते हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से? देखिए, स्वरूप तो सारे ही है, इसका मतलब प्रश्न इस हिसाब से प्रश्न को पढ़िएगा। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से? यानी इसमें तो स्वरूप तो है, लेकिन 3 प्रमुख कौन कौन से नाम आ गया साथ में। तो आपको 3 बताने। इसमें देखिए असहयोग और सविनय तो है सब में, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है। अब ये पीछे बचे, स्कूल में नहीं जाना, बहिष्कार, वकालत नहीं करना, खेती नहीं करना। तो देखिए है सारे ही, लेकिन आपको प्रमुख में बता दें तो इसमें आ जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उर्दू मूल से किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, उर्दू मूलतः एक जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है। 11वीं शताब्दी में यह आया था इल्तुतमिश के समय में। आगे चलते हैं। किस ग्रंथ में विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? यानी जो विधवा है वो दूसरी शादी कर सकती है। तो देखिए, पंतजलि के महाभाष्य, नारद स्मृति, मनु स्मृति, देवल स्मृति। तो देखिए इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नारद स्मृति में ये बात तैयार की है पुनर्विवाह के संबंध में। आगे है, मुगल काल के में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। तो देखिए, अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं को गज सिकंदरी 32 अंगुश था। बिल्कुल सही बात है। अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाई की लंबाई 41 अंगुश थी। ये भी सही है। दीरा यानी गज ए शाहजहानी 33.5 अंगुश से थोड़ा कम था। ये भी सही है। अगला है, तुजू के जहांगीरी में वर्णित है कि गन ए सराय की लंबाई 26 अंगुश थी। ये देखिए 26 नहीं होता है, यहां पर लगभग 28 अंगुश थी। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, आपके 4 नंबर वाला ऑप्शन। देखते क्या है, 1 2 3 1 4 2 4 2 3 4। तो इसका मतलब 4 वाला तो होगा नहीं, तो 1 2 3 इसमें आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है भाई, ए कथन दे रखा है और आर कारण दे रखा है।
तो इसमें देखिए 17वीं शताब्दी के पूर्व में नील का यूरोपीय व्यापार काफी महत्वपूर्ण बन गया था और इसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसका कारण पढ़ लेते हैं। क्या कारण था इसके पीछे? आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे से प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। ये भी बिल्कुल कथन आर भी सही है और कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला है, बंगाल के उस गवर्नर का नाम बताइए जो भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो देखिए बंगाल का जो गवर्नर था ये लगभग लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, ये जो लॉर्ड क्लाइव था ये गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल। तो ये 2 बार था, तो इसमें ये आ जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को दूसरी सूची से मिलाना है। अब देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आसान भी है। गांधार कला, सबसे पहले हम गांधार कला, जूनागढ़, मिलिंदपुर, तक्षशिला इनको देख लेते हैं। उसके बाद में सामने क्या है, मिनेंडर, पतिक, कुषाण और रुद्रदमन। तो देखिए सबको पता है कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, जब हम मौर्य गुप्त पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और उसके साथ में आता है मिलिंद परो मिनेंडर। मी से मिलिंद बनो, मी से मिनेंडर, नाम से ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। और गांधार कला में आ जाएगा कुषाण और तक्षशिला में आ जाएगा पतिक। तो देखिए इसमें कौन कौन सा मिलता है, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। देखते हैं भाई, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यानी तीसरा मिल रहा है हमारा। इसका मतलब ये हमारा सटीक आंसर हो गया है। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किस ग्रंथ गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? बहुत शानदार प्रश्न है। यानी जो औरंगजेब था उसने जो अंग्रेज गवर्नर था उसको निष्पादित कर दिया, यानी बाहर कर दिया था। तो ये कौन सा था? सर निकोल्स बेटे, सर जॉन चाइल्ड, ओंगियर, सर जॉन गेयर। तो ये था सर जॉन चाइल्ड, बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। अब सिंचाई कर, हिरण्य कर तो नगद कर होता था, इसने पूछा है सिंचाई कर, तो सिंचाई कर को क्या कहा जाता है? उदरंग, उपरनिका, विदक भागम, हिरण्य। तो इसमें आ जाएगा विदक भागम। क्या? विदक भागम। अगला है, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य। तो यहां पर राज तरंगिणी मत करना है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य हो जाएगा कादंबरी वाला। कौन सा? कादंबरी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावोत्पादक अपवहन तंत्र किस हड़प्पा में था? सर्वाधिक प्रभावोत्पादक अपवहन तंत्र किस हड़प्पा में था? यह था मोहनजोदड़ो में। किस में था? मोहनजोदड़ो में। अगला है, क्षेत्र की प्रश्न देखिएगा, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर कार्य करती है? तो आपको पता है ग्राम जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा में कार्य करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वहाद संवैधानिक निकाय है? यानी संवैधानिक निकाय पूछता है इसने। तो यह भी रीट में आ रखा है प्रश्न। भारत का निर्वाचन आयोग बिल्कुल संवैधानिक निकाय। एक मिनट, इसमें प्रश्न इसने पूछा है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए जो भारत का निर्वाचन आयोग बिल्कुल है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग है, राजभाष आयोग भी है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ये राष्ट्रीय संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है, सूची 1 को सूची आपको 2 से मिलाना है। अभी आपको सीधा सीधा याद कर होना चाहिए कि 36वां संविधान था, तो उसमें क्या की, जो सिक्किम को एक राज्य के रूप में घोषणा की थी 36वां संविधान। और 61वां संविधान में क्या था? 61वां संविधान में जो चुनाव की मतदान की आयु थी 21 से घटाकर 19 कर दी गई। और इसमें आपको बता ही देते हैं, नीचे चलते हैं, ये रहा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। तो देखिए 36वां संविधान आ जाएगा, इसमें 36वें में आ जाएगा सिक्किम के एक गणराज्य भाई राज्य के रूप में एक दिया था इसमें दर्जा। और 61 में आ जाएगा मतदान की आयु। और 97
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आ जाएगा 97 में, क्या आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। और 99 में आ जाएगा न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता। ठीक है, तो इसको आप मिलाना, पहले का हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा तीसरा, दूसरा तीसरा कहाँ है, चौथे में दूसरा तीसरा, फिर आ जाएगा चौथा और फिर आ जाएगा पहला। सही है बिल्कुल। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या। तो 8, 10, 12, 15, तो ये कितनी होती है, ये लगभग 8 होती है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो अंतिम व्याख्याता कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए अंतिम व्याख्याता, आप नीचे से मत शुरू कर देना, क्योंकि हम हमारा जब भी कोई छोटा मोटा केस होता है तो हम पहले पहले अपने एरिया में करते हैं, उसके बाद में जिले में जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट, जो अंतिम में जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। तो अंतिम व्याख्याता वही हुआ। अगला है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, तो ये क्या है, एक नागरिक कर्तव्य है, ना कि मूल अधिकार। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो गुट निरपेक्ष शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी आपको पता है 1948, 1952, 1961 और 1971। तो ये हुई थी कब, 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। और किसने शुरुआत की, जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं। तो निम्न कोर्ट में, समाज कोर्ट में, समान स्तरीय या उच्च स्तरीय या अन्य किसी न्यायालय में। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, समान स्तर या उच्च स्तरीय या अन्य किसी न्यायालय में। अगला है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 201, 409 सदस्य, 250 सदस्य या कोई नहीं। तो इसमें आपको सीधा सा आंसर दिख रहा है 250 सदस्य। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ध्यान रखना, जो जोड़े गए हैं वो 42 में आ जाएगा, जो हटाए गए हैं वो 44 में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला है मंगलूर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लोहे अयस्क निर्यात होता है। तो मंगलूर बंदरगाह में आ जाएगा आपका कौन सा, कुंद्रेमुख। कौन सा, कुंद्रेमुख। अगला है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। अंटार्कटिका में पूछा है, महासागर आ गए, ओजोन परत। तो देखिए ये लगभग होता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूं सितंबर और अक्टूबर के मध्य में, ये वाला सही हो जाए। अगला भी प्रश्न इस टाइप का है कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है, यानी विनाश की। उसने पूछा है अंटार्कटिका में, ये इसने पूछा है उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां आ जाएगा मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है। तो ध्यान रखना यहां पर CO2 नहीं है, CO है। तो ध्यान रखना ये वाला आपका सटीक आंसर है CO। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो देखिए इनका जो संबंध, अगर हम प्रश्न आपको नहीं भी आता है तो इनका जो ऑप्शन होगा उनका संबंध बना लेगा। देखो पेट्रोल, लकड़ी, यानी पेट्रोल जल गया, ठीक है, लकड़ी भी जल गई, कोयला भी जल गया, यानी ये तीनों लगभग मिले जुले आंसर है। ये तीनों मिले जुले आंसर है। और तो पीछे बचा कौन सा, कारखाना वाला। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। देखिए ये हमने 30 प्रश्न सोल्व किए। इसके बाद में एक वीडियो और लेकर आएंगे, उसमें भी 30 प्रश्न सोल्व करके इसको कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि 2-3 वीडियो शुरुआत में बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, आप पूरे देख नहीं सकते हो, बीच में छोड़ दोगे तो पीछे प्रश्न जाएंगे, क्या पता पीछे वाले में प्रश्न आ जाए। तो इसका मतलब 2-3 वीडियो शुरुआत में हम बनाएंगे 30-30 प्रश्नों के, उसके बाद में टोटल 60 प्रश्न आपके साथ में लेके आ जाएंगे। तो ये 30 प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिएगा, हम आपको वहाँ पर बता देंगे। तो जो 30 प्रश्न बचे हैं वो आपको 120 से 150 तक आपको मिल जाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।